अभी नमस्कार। हम पढ़ रहे थे राजस्थान के प्रतीक जितने भी थे उनकी चर्चा कर रहे थे। और लास्ट जो है मैंने वो खिचड़ी के बारे में जो है बता रहा था उनके बारे में। ठीक है, आप एक मुझे प्रश्न के जवाब दो पहले। मेरा पहला प्रश्न आपसे ये है, गोडावन की कृत्रिम प्रजनन स्थली। हाँ, क्या गोडावन की कृत्रिम प्रजनन स्थली कहाँ है? एक तो आप मुझे ये क्वेश्चन बताओगे। ऊंट कुर्बानी के लिए राजस्थान में कौन सा महल प्रसिद्ध था? दूसरा क्वेश्चन आप ये बताना। ऊंट कुर्बानी के लिए राजस्थान में कौन सा महल है जो प्रसिद्ध है? तीसरा क्वेश्चन आप जो है वो मुझे ये बताओगे। माटो आपको बताया हुआ क्या है? कहाँ के शासक अपने झंडे में खेजड़ी का प्रतीक रखते? के बाद आप मेरे को क्वेश्चन नंबर 4 लिख के बताना। राज्य वृक्ष रोहिड़ा को, राज्य वृक्ष खेजड़ी को राज्य वृक्ष का दर्जा कब दिया गया? ये बताना। क्वेश्चन नंबर जो आप 5 है वो मुझे लिख के दिखाओगे, लास्ट और अंतिम। खेजड़ी पर कितने का डाक टिकट जारी है? जी बताओ, जल्दी जल्दी। ये क्वेश्चन जो है वो आप मुझे करके बताओ। सबसे पहले जो मैंने आपसे प्रश्न पूछा है वो पूछा है गोडावन की कृत्रिम। 2 मिनट का टाइम है, जल्दी जल्दी ये सारे प्रश्न जो है वो आप करके जल्दी जल्दी, 2 मिनट को टाइम है। हाँ भाई, फॉलो कर लिए? करो जल्दी। अब मैं आपको यहां पर उत्तर लिख रहा हूं। कृत्रिम प्रजनन स्थली जो है वो रामदेवरा को माना जाता है। और रामदेवरा जो है वो कहाँ है? जैसलमेर। अगर पूछे ऊंट कुर्बानी के लिए जो प्रसिद्ध महल है वो उसका नाम है मुबारक महल। और मुबारक महल जो है वो कहाँ? टोंक। और ये जो टोंक है ना, इसे नवाबों की नगरी भी जो है वो बोला जाता था। अगर पूछे नवाबों की नगरी जो है वो किसे कहा जाता है? टोंक को, राजस्थान में। माटो क्या? माटो कहाँ के शासक अपने झंडे में प्रतीक रखा करते थे? तो बीकानेर के राजा। कहाँ के राजा? बीकानेर के राजा। राज्य वृक्ष खेजड़ी को राज्य वृक्ष का दर्जा जो है वो कब दिया गया? तो राज्य वृक्ष का जो खेजड़ी को दर्जा मिला था वो मिला था 31 अक्टूबर 1983 में। खेजड़ी पर कितने का डाक टिकट जारी किया गया है? बस इतने में इतना पूछा है कितने का, तो याद रखना कितने का। 60 पैसे का। कितने का? 60 पैसे। बिल्कुल सिंपल बात है, 5 जून 1980 में हुआ। अब मुझे ये बताओ, ये 5 के 5 क्वेश्चन तुम में से किस साथी के सही हुए? जल्दी हाथ ऊपर करके बताओ, 5 का 5 क्वेश्चन किसने सही किए हैं?
वेरी गुड। चार, चार वाले हाथ ऊपर करो, चार क्वेश्चन किसके सही है? ठीक है भाई, बहुत बढ़िया, जिसके चार सही है। तीन बताओ, तीन किसके सही? तीन वाले भी ठीक है। कुल मिला के देखो भाई, कल ही टॉपिक रहा है तुम्हें और आज ये हाल है, तीन क्वेश्चन सही नहीं हो रहे। तो फिर बताओ अब आप, मैं क्या एक्सेप्ट करूँ मैं आपसे कि आप सिलेक्शन ले लोगे? फिर वो किया मन मान लो कि हाँ वास्तव में थे पढ़ ला रहे हो। तो मैं ऐसा फील कर रहा हूँ इस बंद कमरे में, इस 10 बाई 12 बाई 15 बाई 15 के कमरे में मैं ये बात फील कर रहा हूँ कि बस ये जो सामने मुझे देख रहा है, ये मेरा भाई पढ़ रहा है, इसको मैं बेहतर कराऊंगा चाहे कुछ भी हो जाए। लेकिन उसके बावजूद आप नहीं पढ़ते हो तो बताओ। अब एग्जाम में तो प्रश्न मिलेंगे आपको, लेकिन आपके दिमाग में नहीं होंगे, वो इस किसी लाइन में ये दबे हुए रह जाएंगे। मतलब कहने का मतलब, कई बार हम पढ़ लेते हैं, वो किताब कॉपी में तो होता है, किताब में तो होता है, एग्जाम में भी आता है, लेकिन हमारे दिमाग में नहीं होता। वो कब होगा? बार बार हम रिवीजन करेंगे उस चीज का, बार बार हम उस चीज का अध्ययन करेंगे, तब वो चीजें क्लियर होंगी मेरे दोस्त। इसलिए मैं आपको ये बात कह रहा हूँ, चीजें जितनी करवाए जाए उनको पढ़ा करो, हड़के में मत लिया करो। हड़के में ये लाइफ है, अगर इसको हड़के में लगो तो ऐसे ऐसे मोड़ दिखा देगी जो हमने कभी सोचे नहीं है लाइफ में। क्या सर जी, जिंदगी ऐसी भी हो सकती है क्या? करियर के साथ मजाक नहीं होनी लाइफ में। बाकी करो जिंदगी, जो है बहुत बड़ी है। चलो, अब मैं आपको वो घटना के बारे में बात बता रहा था, ठीक है? तो राजस्थान में गांव कौन सा है? खेजड़ली। खेजड़ली ग्राम की घटना वो बता रहा था ना। खेजड़ली गांव की जो घटना है, ये घटित होती है 12 सितंबर 1730 में। ये बात है उस समय की जिस समय मारवाड़ शासक थे अभय सिंह। मारवाड़ के जो शासक, वो कौन? अभय सिंह। अभय सिंह का सेनापति था, सेनापति जिसका नाम था हाकिम गिरधरदास भंडारी। इसका जो सेनापति था उसका नाम क्या था? उसका नाम था हाकिम गिरधरदास भंडारी। अब घटना देखो क्या होती है। यहाँ है मारवाड़, और मारवाड़ में इधर गांव है खेजड़ली, जोधपुर में। बी टाइम खेजड़ली में नाम इस कारण पड़ा क्योंकि यहाँ खेजड़ी जो वृक्ष है वो बहुत ज्यादा होते थे। क्या सर आपने तो नागौर जिला लिखा है? अरे नागौर के अंदर अब ज्यादा होने लगे, लेकिन उस समय खेजड़ली गांव फेमस क्यों हुआ? क्योंकि खेजड़ली यहाँ पर खेजड़ी के वृक्ष बहुत ज्यादा थे। तो ये जो अभय सिंह है, इसको लकड़ी का महल बनवाना था। पहला जी राजा महाराजा होता नहीं, शौक हो तो हमारा लकड़ी को महल होता है, हमारा लकड़ी का महल हो, हमारा संगमरमर का महल हो, हमारा पत्थरों का महल हो, हमारा लकड़ियों का महल हो, ऐसे एक शौक हुआ करते थे। तो अभय सिंह के मन में है कि यार मैं भी एक लकड़ी का महल बनवाऊं। तो अभय सिंह ने हाकम गिरधरदास भंडारी के नेतृत्व में सेना भेजी, कहां पर? खेजड़ली गांव। और खेजड़ली गांव के अंदर ये जो हाकिम गिरधरदास भंडारी है, इसकी सेना आई, और इसकी सेना ने जो है वो पेड़ काटने शुरू, इसकी सेना आई, इसकी सेना ने पेड़ काटने शुरू। जैसे ही पेड़ काटने शुरू किए, तो थाने की बात बताऊं, देखो पहले कोई इतने पेड़ काटने के सोर्स थे नहीं उपलब्ध। किससे काटेंगे सर? कोई आरी वगैरह होगी, या तो ज्यादातर जो साधन था वो था कुल्हाड़ी। ज्यादातर जो साधन था वो क्या था? कुल्हाड़ी। कुल्हाड़ी से जब हम कभी पेड़ काटते हैं तो एक चीज नोट करना, कुल्हाड़ी से आप जैसे ही पेड़ काटोगे तो आवाज बहुत दूर तक जाएगी, टक टक टक, इस प्रकार की आवाज जो बहुत दूर तक जाएगी। कभी आपने ये चीज महसूस की होगी कि कोई लकड़ी काट रहा हो बहुत ज्यादा दूर और उसकी आवाज आपके पास आ रही है, खेत में या कहीं भी, है ना? तो मतलब जब हम किसको ऐसे मार के, मान लो कुल्हाड़ी से या कुल्हाड़ी से जब हम पेड़ को काटेंगे तो आवाज बहुत दूर तक जाएगी। और जब यहाँ ये काट रहे थे इनको, तो बताते हैं इसकी आवाज पहुंची अमृता देवी की कानों में। पहुंची तो केठा बहुत जना गए, लेकिन सारों पहला ई बात को मुद्दो उठायो वो अमृता देवी। अमृता देवी बिश्नोई जी, इनके साथ इनके पति जी भी थे जिनका नाम था रामोजी बिश्नोई, और इनके संतानें भी बताई जाती है इनके साथ ही उस समय। तो अमृता देवी बिश्नोई ने आके हाथ जोड़े, पैर जोड़े रहे,
मत काटो। ये तो नहीं माने कि आदेश था अभय सिंह का। तब अमृता देवी बिश्नोई ने कदम उठाया, जाकर पेड़ के अब अमृता देवी बिश्नोई चिपकी तो ऐसे देखते देखते इनके पति साहब भी आ गए। ऐसे करते करते इनकी पड़ोसी भी, गांव वाले लोग जो अधिकतर थे वो चिपक के साथ। और अब ज्यादा लोग जब विद्रोह कर देते हैं इस चीज का, अब सेनापति क्या निर्णय ले, यहाँ पूरे गांव ने विद्रोह कर दिया है, मतलब पेड़ काटने नहीं दे रहे हैं। सारे के सारे जो है वो इसके चिपक चुके हैं, सारे के सारे लोग जो चिपक चुके हैं। अब हाकिम गिरधरदास संदेश पहुंचाता है अभय सिंह के पास, भाई साहब यहाँ पेड़ नहीं काटने दे रहे, इन गांव वालों ने विरोध कर दिया है, तो बताओ हम क्या टेक्निक अपनाएं, किस प्रकार से इनको यहाँ पर जो है वो पेड़ काटें। तो अभय सिंह ने कहा कि मुझे सिर्फ और सिर्फ लकड़ियों की आवश्यकता है, बस मैंने लकड़ी दिखला रही और की कौन दिखा, उसके लिए तुम्हें जो भी करना पड़े वो करो। अब हाकम गिरधरदास भंडारी को ऑर्डर मिला हुआ था। हाकम गिरधरदास भंडारी ने यहाँ पर इनको पेड़ों के साथ ही काट दिया था। ऐसे बताते हैं इस बलिदान के अंदर कुल 363 लोगों को काटा गया था। बहुत दर्दनाक ये हादसा, कितने लोगों को, 363 लोगों को यहाँ पर जो है 363 लोगों का जो है वो बलिदान हुआ। किसके नेतृत्व में, यहाँ नेतृत्व था अमृता देवी अमृता देवी बिश्नोई के नेतृत्व में यहाँ पर 363 लोगों ने जो है वो क्या दिया, बलिदान दिया। और ये इतिहास में, इतिहास के पन्नों में जो है ये बातें जो है वो आज हम पढ़ते हैं। पूरे विश्व का इतिहास पढ़ लेना, पूरे विश्व का इतिहास पढ़ लेना, वनों के संबंध में जो बलिदान आएगा वो राजस्थान के जीके में आएगा, कहीं पढ़ लेना। वनों के संबंध में जो इतना बड़ा बलिदान दिया, आया नहीं, बिल्कुल सर जी। तो बलिदान 363 लोगों का था यहाँ। तो अमरता देवी जो बिश्नोई पुरस्कार है, और ये अमरता देवी पुरस्कार जो दिया जाता है उसमें याद रखना वो पुरस्कार वन्य संरक्षण हेतु दिया जाता है। वनों की, जब हम वनों के संरक्षण, वनों का बचाव करेंगे, उसका संरक्षण करेंगे, उसको बचाएंगे, तो वो पुरस्कार मिलेगा। ठीक है, कौन सा पुरस्कार, अमरता देवी पुरस्कार। अमरता देवी पुरस्कार की शुरुआत 1994 में हुई थी, ये बात भी याद रखना। और पहला किसको मिला था ये बता दिया था, कांस्टेबल गंगाराम बिश्नोई। ये पुरस्कार जो है अमरता देवी, वो भी शुरू किया गया है। इस क्षेत्र में दिया जाता है, वन क्षेत्र में, वन क्षेत्र में दिए जाने वाला पुरस्कार है राजस्थान का ये। ठीक है, तो ये सर, ये जो वनों को लेकर यहाँ बलिदान दिया गया है, ये पहला बलिदान था क्या, ऐसा नहीं है। राजस्थान में इससे पहले 2 बलिदान और हो चुके हैं। एक बात याद रखना, इसको जो है वो संज्ञा दी जाती है चिपको आंदोलन की। ये जो घटना है इसको संज्ञा किसकी दी गई, चिपको आंदोलन। और इसका उपनाम मिलता है इस घटना का, बिश्नोई संप्रदाय के जो लोग हैं वो ये बोलते हैं खडाना साका, खडाना या साका। नोट लगा के एक प्रश्न लिखना, चिपको आंदोलन हुआ कहाँ था वैसे। चिपको आंदोलन कहाँ हुआ था, याद रखना। चिपको जो आंदोलन हुआ था, चिपको जो आंदोलन होता है वो होता है उत्तराखंड में। सुंदरलाल बहुगुणा के नेतृत्व में। चिपको आंदोलन कहाँ हुआ, उत्तराखंड में। सुंदरलाल जी बहुगुणा है, उनके नेतृत्व में ये जो आंदोलन है वो होता है। इनके नेतृत्व में होता है, सुंदरलाल बहुगुणा जी के। तो बोलो ये बात भी आपको जो वो समझ में आ गई, कोई दिक्कत वाली बात है या नहीं, बिल्कुल नहीं होनी चाहिए भाई, सिंपल सी बातें हैं। ठीक है, समझ में आ गया, ओके। तो ये जो वनों को लेकर बलिदान है, ये ऐसा नहीं है कि यहाँ पर आपको ये पहला बलिदान देखने को मिलेगा। राजस्थान में ऐसे 2 बलिदान और हो चुके हैं। जो सबसे प्रथम वनों या वन क्षेत्र में जो बलिदान है, पहला कर्मा और गोरा जी ने दिया था।
दूसरा जो बलिदान है पूंचो जी ने दिया था, पूंचो जी बिश्नोई। और तृतीय जो बलिदान था ये था अमृता देवी वाड़ा। तृतीय जो बलिदान दिया गया है वन क्षेत्र में वो किसने दिया, वो दिया अमृता देवी। तो अमृता देवी जो बिश्नोई जी है इनका जो बलिदान था वो कौन सा था, समझ में आ गई बात। इसके बाद जो है वो हम पढ़ेंगे राज्य, के बाद जो है वो हम क्या पढ़ेंगे, के बाद मैं आपको पढ़ाऊंगा राज्य वृक्ष, पढ़ा दिया राज्य पुष्प। सर ये दिखाओ तो सही होते कैसे हैं। तो राज्य पुष्प देखो को नहीं। वाह। नहीं रहा। आपके पास फोन है ना ये जिसमें आप क्लास देख रहे हो, इसमें गूगल कर लेना आ जाएगा। ठीक है? अब हम बात करेंगे किसकी, राज्य पुष्प। राज्य जो पुष्प है उसका नाम है रोहिड़ा। वाह गुरु जी, मरुस्थल की शोभा है रोहिड़ा। को जो दर्जा दिया गया वो दिया गया 31 अक्टूबर। दर्जा कब मिला, 31 अक्टूबर 1983 में। 1983 में रोइडा को क्या मिला, रोइडा को जो है वो दर्जा दिया गया। इसके उपनाम बात करें, मारवाड़ टीका, मारवाड़ टीका, मरुशोभा, मरुशोभा, मरुस्थल का सागवान। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मरु सागवान को लेके अगर कोई प्रश्न बने तो आप क्या उत्तर करोगे, आप करोगे रोइडा पुष्प। कांटेदार वनों के अंदर जो है वो रोइडा पुष्प पढ़ाया जाता है, लेकिन कांटेदार वनों में सबसे ज्यादा मिलते हैं कौन से हैं, खेरड़ी। ये तो जो है वो रोइडा पुष्प की क्या होगी उपनाम। एक चूहा है तो इसको एक तरह से इसके लिए डेंजर ही है, का नाम है जरविल चूहा। क्या पढ़ोगे, जरविल। वाह वाह। इसको सर्वाधिक नुकसान पहुंचाता है। मरुस्थल में आपने देखा है कि ये चूहा, मरुस्थल में ये चूहा देखा है क्या, ये जो है रेगिस्तानी चूहा है एक। कैसा चूहा है, आपने चूहे में देखा होगा कि ये कुतरता रहता है। कोई भी चीज है यहाँ, हमारे साहब का मेंबर का कपड़ा काट गया एक दिन, वरना आयो गुस्सो चूहा ने पकड़ ली और बोले भाई बोल तू क्यों कुतरता रहता है। वो कहता भाई साहब मुझे माफ कर दो, ये मेरा कसूर नहीं, हमें बनाया ही ऐसे गया है, कुदरती है हमें से, हमें बोलो समझा, मुझे समझ नहीं आई बात। तो वो कहता कि आप दांत कैसे घसते हो, खाना खा लेते हो, ब्रश कर लेते हो, या जो भी है थे तो दांत घस लो, हम कैसे घसें, माना कौन ब्रश करके दे वो। तब हम अपने दांत घसेंगे कहीं ना कहीं, तो कोई चीज मिलती है हम उसको उसको मतलब कुतरते इसलिए कि हमारे दांत घसे। अब आप सोच रहे हो कि उसको तो मेरी कपड़े से है, कपड़े आपके बेर नहीं है, वो अपने दांत घस रहा है। अगर सर वो ऐसा ना करे, मान लो कपड़े ना खाए, कोई दांत ना घसे, तो क्या होगा पता है। तो क्या होता है कि जैसे अब चूहा है, अगर वो किसी चीज को नहीं कुतरेगा ना, तो आप एक उदाहरण के तौर पे ऐसे कर्म देना मैं बता रहा हूँ,
एक चूहे को बोतल में पैक कर दो, कांच की बोतल में, और उसको उस प्रकार से प्रोवाइड उपलब्ध कराते रहो जिससे वो जीवित रहे, जैसे खाने पीने में मान लो या कोई ऑक्सीजन वगैरह जो भी, उस प्रकार से उपलब्ध कराते रहो कि वो जीवित रहे, उसे कुतरने मत दो बस। तो आप ये देखोगे कि कुछ महीने में ये पाओगे कि चूहे के दांत बहुत ज्यादा बड़े हो गए, और ज्यादा बड़े होने के कारण उसका जो जबड़ा है वो ऐसे पैक हो जाता है। जबड़ा जब ऐसे पैक हो जाता है वो खुल नहीं पाता, जिस कारण उसकी मौत हो जाएगी। इसलिए बेचारा वो अपनी जान बचाने के लिए दूसरों की जान खाता है, नहीं खाता है। यानी अब अपन क्या करेंगे, सुबह उठेगा ऐसे, मतलब बहुत गंदी तरह से कही कि मिल, अरे ऐसे मत किया करो भाई, ये लेयर होती है, जैसे ये दांत हो गया ना, इसकी लेयर होती है। अब थे ना घसोगा या टिका टिका के सवेरे उठ के, तो ये लेयर घस के खत्म होकर कहाँ आ जाएगी, ये यहाँ आ जाएगी, लेयर ऐसे ऐसे आ जाएगी। और जितना रगड़ोगे तो ये लेयर घसेगी, दांत तो घसेंगे, रगड़ोगे वाइटपन कैसे है, घसने से ही आएगा। अब फिर क्या होगा आपके साथ है कि एक उम्र बाद, कि आप कोई भी मतलब अधिक मात्रा में ये कर लेते हैं ब्रश वगैरह, तो एक उम्र बाद आप कोई भी मतलब गर्म चीज खाओगे या ठंडी खाओगे, तो जैसे ही ऐसे खाओगे ना, तो आपके पूरे शरीर में ऐसे कंपन सी हुई करंट सा आएगा। इसलिए उठ के गंदे करने का तरीका होता है कि आराम से, कई तो 3 3 टाइम करे, ये ऐसा क्या खाते हो तुम 3 3 टाइम करते हो, एक टाइम कर रहे हो चलो अच्छी बात है, मैं तो कहता हूँ एक दिन छोड़ के करो। तो गुरु जी हमारे स्कूल वाला मास्टर ये कहता था कि डेली, फिर ये घस जाएंगे तो फिर देखो बाद में, है या नहीं, तो बात है। राज्य पुष्प कौन सा, रोएडा, दर्जा 31 अक्टूबर 1983 में मिला। उपनाम मारवाटी का मरुशोभा, मरुस्थल का सागवान, जरविल चूहा जो है इसको सर्वाधिक नुकसान पहुंचाता है, रेगिस्तानी चूहा है ये। रोएडा पुष्प के बाद अगर हम बात करें आगे, तो याद रखना आगे इसके बाद राज्य खेल, राजस्थान का राज्य खेल कौन सा है। तो राजस्थान के राज्य खेल की अगर हम बात करें तो वो है बास्केटबॉल। राजस्थान का जो राज्य खेल है उसका नाम क्या है, बास्केटबॉल। बास्केटबॉल जो है वो राजस्थान का जो है वो राज्य खेल है। बास्केटबॉल में खिलाड़ी बता मुन्ना कितने होते हैं, उसका मार के बता दे जल्दी, कितने होते हैं। तो इसमें जो खिलाड़ियों की संख्या होती है वो कितनी होती है, 5। बास्केटबॉल में खिलाड़ी कितने होते हैं, बोलिए, 5, वेरी गुड। चलिए अब हम बात करें, तो ये जो बास्केटबॉल है, यानी खेल क्षेत्र में, या बिल्कुल खेल क्षेत्र में पुरस्कार मिलते हैं। खेल क्षेत्र में क्या मिलते हैं, पुरस्कार। खेल क्षेत्र में पुरस्कार, जिसमें हम एक पुरस्कार देखते हैं, अर्जुन। अर्जुन पुरस्कार जो है राष्ट्र स्तर पर दिया जाता है। अर्जुन पुरस्कार जो है, अर्जुन पुरस्कार जो है वो राष्ट्र स्तर पर दिया जाता है। एक बात याद कर लेना, अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत जो होती है भारत में, वो कब होती है, 1961 में। ये प्रश्न याद, अर्जुन पुरस्कार सिद्ध ही आ जाए ऑब्जेक्टिव प्रश्न वनडे एग्जाम में, कि अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत कब हुई। अब अब अगर हम बात करें तो खेल क्षेत्र में राजस्थान मेवाड़ फाउंडेशन का पुरस्कार है एक, वो भी दिया जाता है, मेवाड़ फाउंडेशन के द्वारा। मेवाड़ फाउंडेशन द्वारा जो पुरस्कार दिया जाता है उसका नाम है प्रताप पुरस्कार। कौन सा पुरस्कार है, प्रताप। तो प्रताप पुरस्कार जो है वो मेवाड़ फाउंडेशन का पुरस्कार है। प्रताप पुरस्कार भी किसके क्षेत्र में दिया जाता है, खेल, एक प्रश्न आया था। अर्जुन पुरस्कार के अलावा कौन सा पुरस्कार है जो खेल क्षेत्र में मिलता है, उसमें ऑप्शन में था कौन सा, प्रताप पुरस्कार। कौन सा भाई, प्रताप पुरस्कार। इसके बाद अगर हम आगे बात करें, क्वेश्चन को याद रखना, राजस्थान में, राज्य में बास्केटबॉल अकादमी कहाँ है। अब महिला लड़ाई कर ली कि हमारी भी अकादमी बनवाओ, नहीं, ये लो भाई महिलाओं की, महिला बास्केटबॉल अकादमी का है। तो राजस्थान में अगर हम बात करें बास्केटबॉल अकादमी, ये तो है जैसलमेर में। और महिला बास्केटबॉल अकादमी पूछे कहां पर है, क्या करोगे, तो हम कर देंगे जयपुर।
तो बास्केटबॉल में खिलाड़ी 5 होते हैं, खेल क्षेत्र में 2 पुरस्कार, एक अर्जुन और एक प्रताप पुरस्कार। इसके अलावा राज्य में बास्केटबॉल अकादमी जैसलमेर में, और महिला बास्केटबॉल अकादमी जो है वो कहाँ पर है, वो हो गई कहाँ पर, जयपुर में। एक बात और याद रखना लास्ट, कि इस राज्य खेल को जो दर्जा दिया गया 1948 में राज्य खेल का मिला। बोलो समझ में आई? इसके बाद हम राज्य खेल के बाद पढ़ेंगे राज्य नृत्य। राजस्थान का राज्य, राजस्थान का जो राज्य नृत्य वो है घूमर। कौन सा हो गया? घूमर की यदि अपने बात करें तो याद रखना, इसको जो दर्जा दिया गया राज्य नृत्य का वो 1986 में। अब घुम्बर से संबंधित कोई चीज आए ना तो उसमें लगभग उत्तर यही है कि दर्जा वगैरह में वो कब आएगा, कब दिया गया, 1986 में। कब दिया गया? 1986। ये जो नृत्य है वो राजस्थान का नहीं है, मूलतः मध्य एशिया का माना जाता है इसे। मूलतः कहाँ का है? मध्य एशिया का। मध्य एशिया में इसे मृंग या भृंग बोलते थे। क्या बोलते थे? मृंग या भृंग। मृंग या भृंग नृत्य जो है वो कहा जाता है। वैसे जो घूमर है इसके उपनाम अगर हम देखें तो भाई ये तो सभी नृत्यों का सिरमौर है। सभी नृत्यों, जैसे किलो में चित्तौड़गढ़ आता है ना, गढ़ तो चित्तौड़गढ़ बाकी सब गड्ढा, गड्ढा ही है बाकी। वैसे सभी नृत्यों का सिरमौर। वाह भाई वाह, क्या नृत्य है घूमर। देखा है ना घूमर नृत्य? बिल्कुल सर देखा है। सभी नृत्यों का सिरमौर बोलते हैं। रजवाड़ी नृत्य, रजवाड़ी नृत्य। सामंत शाही नृत्य, सामंत शाही नृत्य। सामंत शाही नृत्य कौन सा है? वो हो गया घूमर। घूमर जो नृत्य है वो गणगौर के अवसर पर किया जाता है। घूमर जो नृत्य है किस अवसर पर? गणगौर अवसर। कौन से अवसर पर? गणगौर। तो गण मतलब होता है, गण मतलब और गौर, ये और याद कर लेना। गणगौर वैसे 18 दिन तक चलने वाला ये त्योहार है और 16 दिन तक पूजा होती है। ठीक है, 16 दिन इसकी जो है। गण मतलब भगवान शिव और गौर मतलब पार्वती, गौरा बोलते हैं पार्वती जी को। गण मतलब ईश्वर भी बोल सकते हैं। और बिना ईश्वर की गणगौर कहाँ की फेमस है? जैसलमेर की। बिना ईश्वर की गेर, बिना ईश्वर गेर पूछे तो कहाँ की है? जैसलमेर। और गुलाबी गेर, गुलाबी गणगौर नाथ द्वारा की। नाथ द्वारा कट है राजसमंद में। अब देखो मैं जो बातें आपको ये थोड़े से ऐसे बताया तो ना कि गणगौर 18 दिन चलता है ये। अब इसमें लगता तो कि 2 सेकंड लगते हैं बताने में, लेकिन आप ऐसे में सोचना जियोग्राफी के नोट से तो गणगौर, अब मान लो एग्जाम में प्रश्न आ गया गणगौर की पूजा कितने दिन होते थे, 18 टिक मार के वो उठाया क्योंकि पढ़ा ही नहीं हुआ पूजा कितने दिन होती है। तो ये बात होती है, कोई 2-3 बातें मैं एक्स्ट्रा बताऊं ना इधर उधर की तो उसको हाथों हाथ वहीं लिख लिया करो। इसका फायदा होता है। आप ऐसे में सोचो मैं नोट्स दिखाऊंगा किसी को, दिखाना किसी को नहीं, प्रश्न सही होना चाहिए अपना। ऐसे बाद में ऐसे दिखाओ ये देखो इस नोट से यहाँ से पढ़े बिना इस तरह की गेर पूछे, ये देखो ये दे रखी है या नहीं। ऐसे प्रश्न तब होता है फायदा। प्रश्न आना चाहिए एग्जाम में चाहे कहीं पढ़ो, है या नहीं। तो राज्य नृत्य घूमर है, दर्जा 86 मिला, मूलतः मध्य एशिया का है। सभी नृत्यों का सिरमौर है। रजवाड़ी नृत्य और सामंत शाही नृत्य कौन सा है? आगे राज्य नृत्य हो गया। इसके बाद हम बात करेंगे राजस्थान के शास्त्रीय नृत्य की। राजस्थान का शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? राजस्थान का शास्त्रीय नृत्य कथक। राजस्थान का जो शास्त्रीय नृत्य उसका नाम क्या है? कथक। कथक का जो आदिम घराना पूछा जाता है, आदिम,
ये 5 घराने हैं, जिसमें आदिम जो घराना है वो कौन सा है? सबसे पुराना घराना माना जाता है जयपुर को। सबसे नवीन घराना जो है वो माना जाता है लखनऊ को। लखनऊ भारत में नवाबों की नगरी कहते हैं। राजस्थान में नवाबों की नगरी किसे कहते हैं? टोंक को। भारत में नवाबों की नगरी किसे कहते हैं? लखनऊ को। अब सुनो, सर घराना क्या होता है? घराना जैसे मान के चलो आज आप किसी रूम में पढ़ रहे हो, ठीक है, तो वो घराना है एक। यानी जब गुरु शिष्य को बिठाकर ज्ञान देता है तो वो एक घराना कहलाता है, ठीक है। तो पुराना घराना जो है ज्ञान दिया था वो जयपुर में, और नवीन घराना जो है लखनऊ। इसके प्रवर्तक है बिरजू जी महाराज। वर्तमान में प्रवर्तक कौन है? बिरजू जी। और शुरू में कौन है? भानु जी महाराज। शुरू में थे भानु जी महाराज। और वर्तमान में कौन है? बिरजू। ठीक है ना, ये बात याद रखना। राजस्थान का शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? कथक। बोलो, ले जाओ ध्यान में। प्रवर्तक भानु जी महाराज है, वर्तमान में बिरजू जी महाराज प्रवर्तक है। तो आदिम घराना जयपुर और नवीन घराना लखनऊ। शास्त्रीय नृत्य हो गया, कौन सा है? कथक। इसके बाद आपको जो है वो याद रखना है राज्य कवि। राज्य कवि में पहला थे, याद करो। चलो, राज्य कवि पढ़ाता हूँ। राजस्थान का राज्य कवि। तो राजस्थान के जो राज्य कवि हैं उनका नाम है सूर्यमल मिश्रण। क्या नाम है? सूर्यमल मिश्रण। सूर्यमल मिश्रण जो है राम सिंह हाड़ा के दरबारी थे। के दरबारी थे? राम सिंह हाड़ा के दरबारी थे। एक गांव है बूंदी में, हरना गांव। कौन सा गांव? हरना गांव। तो सूर्यमल मिश्रण जी का जो जन्म है वो कहाँ हुआ? हरना गांव। और हरना गांव कहाँ है? बूंदी में। पहली बात यह है, राम सिंह हाड़ा के दरबारी कवि थे। राम सिंह हाड़ा के दरबारी कवि थे। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सूर्यमल मिश्रण की अगर अपने बात करें तो इसकी रचनाएं कौन कौन सी? रचना में बात आवा एग्जाम में बहुत बार प्रश्न, आप वंश भास्कर, वीर सतसई, वंश भास्कर होगी, वीर सतसई, सती रासो, राम रंजाट। राम रंजाट के बाद याद रखना बलदेव विलास। लास्ट कौन सी है? बलदेव विलास। ये सारी जो रचनाएं हैं वो किसने लिखी थी? वो लिखी थी अपने कवि सूर्यमल मिश्रण। वैसे देखा जाए तो इसने जो ग्रंथ के अंदर है, वो हाड़ौती भाषा का जो मिश्रण, जो हाड़ौती भाषा में जो लिखे थे। कौन सी भाषा में? हाड़ौती भाषा में। अब मुझे एक बात बताओ, हाड़ौती क्षेत्र जो है वो पूर्वी राजस्थान में है, तो इनके ग्रंथों में जो आपको शैली मिलेगी वो कौन सी मिलेगी? पिंगल। कौन सी शैली देखने को मिलेगी? पिंगल। पिंगल शैली पूर्वी राजस्थान के अंदर जो है वो प्रचलित थी। कहाँ पर? पूर्वी राजस्थान में, ये बात याद रखना। तो ये थे हमारे राज्य कवि जिनका नाम क्या? सूर्यमल मिश्रण। अब राज्य नृत्य होगा, राज्य कवि हो गए, राज्य वाद्य यंत्र। राज्य वाद्य। तो राजस्थान का जो राज्य वाद्य यंत्र है वो है अलगोजा। कौन सा वाद्य यंत्र हो गया? अलगोजा। पहली बात, ये लकड़ी का बना होता है। बांसुरी देखी है? बिल्कुल देखी है। तो दो बांसुरी के मेल से बनता है। ऐसे
तो दो बांसुरी के मेल से बनने वाला वाद्य यंत्र कौन सा है? अलगोजा। अलगोजा लकड़ी से बनता है और सुसीर वाद्य यंत्र की श्रेणी में आता है। किस श्रेणी में आता है? सुसीर वाद्य यंत्र। सुसीर वाद्य यंत्र वो होते हैं जो फूंक मारकर बजाए जाएं। देखो ऐसे बोलो, सुस, आवाज ऐसे निकला। तत् तत् वाद्य यंत्र वो होते हैं जो तार से, मेरे मन ये बता दे तू, तार से। और सुशीर वाद्य यंत्र होते हैं फूक मारकर बजाए जाने वाले, फूक मार कर बजाए जाने वाले, बजाए जाने वाले, फूक मारकर बजाए जाने वाले वाद्य यंत्र कौन से हैं? अलगोजा। अब इसमें 8 सुराख होते हैं, कितने बंद होते हैं, कितने, कोई याद को नहीं, बस इतनी याद रखो, अलगोजा वाद्य यंत्र लकड़ी का बना होता है और सुशीर वाद्य यंत्र में आता है, यानी फूक मारकर बजाए जाने वाले। राज्य वाद्य यंत्र हो गया। अब बात करेंगे राजस्थान का राज्य गीत। राज्य गीत की अगर हम बात करें तो वो है पधारो हमारे देश। तो राजस्थान का स्लोगन भी यही है, क्या? पधारो हमारे, पधारो हमारे देश, पधारो हमारे देश। सर्वप्रथम ये जो गीत गाया था ना, सर्वप्रथम जो गाया था वो मांगी बाई जी ने गाया था। लेकिन सर्वाधिक जो बार गाया था वो अल्लाह जिलाबाई ने गाया था। अल्लाह जिलाबाई बीकानेर की थी ये। अल्लाह जिलाबाई को मारवाड़ की मरु कोकिला कहते हैं, इतनी अच्छी आवाज थी इनकी। इन्हें क्या बोलते हैं? मारवाड़ की मरु कोकिला। मारवाड़ की मरु कोकिला जो है वो किसे कहते हैं? अल्लाह जिलाबाई को। इनका जन्म 1902 के अंदर बीकानेर में हुआ। यानी ये कहाँ के थे? बीकानेर के थे, याद रखना। इसके गुरु का नाम था उस्ताद हुसैन बख्श। इनके गुरु का जो नाम था वो क्या था? उस्ताद हुसैन बख्श। अल्लाह जिलाबाई जो मांड गायन शैली में गाया करती थी। तो इनकी शैली कौन सी थी? मांड गायन शैली। कौन सी शैली में ये जो वो गाया करती थी? तो ये बात याद रखना, मांड गायन शैली। राजस्थान की स्वर कोकिला, राजस्थान की मरु कोकिला किसे कहते हैं? अल्लाह जिला बाई को, ये बात याद रखना। अब देखो राजस्थान में सर्वाधिक ये जो गीत गाया केसरिया पधारो हमारे देश, वो गाया अल्लाह जिला बाई ने, मांड गायन शैली की थी। अब अगर आपसे नोट लगा के प्रश्न पूछे, बताओ राजस्थान में मांड गायन शैली फेमस कहाँ की है? मांड जो क्षेत्र है, प्राचीन समय में जैसलमेर के आसपास का क्षेत्र है ना, उसे बोलते थे। मांड से प्रश्न आ जाए ना, तो आपको उत्तर करना है जैसलमेर। किस जिले की है ये शैली? मांड गायन शैली की अगर बात करेंगे तो वो हो जाएगी जैसलमेर की। राजस्थान की स्वर कोकिला, स्वर कोकिला से कहते हैं, एक तो ये प्रश्न आ जाए। राजस्थान की सीमा मिश्रा, सॉरी, राजस्थान की लता, राजस्थान की जलपरी। गुरु जी जलपरा, जलपरा कोई कौन, जलपरी परी है। राजस्थान की स्वर कोकिला कहते हैं अल्लाह जिलाबाई को। राजस्थान की स्वर कोकिला के नाम से जो है किसे जानते हैं? अल्लाह जिलाबाई को। राजस्थान की जो लता है वो किन्हें कहते हैं? सीमा मिश्रा जी को। सीमा मिश्रा जो है वो राजस्थानी लोकगीत गाती है, आपने सुने होंगे। कौन से लोकगीत गाती है? राजस्थानी। और राजस्थानी जो लोकगीत है उनको प्रस्तुत कौन करता है? प्रस्तुतिकरण जो है वो केसी मालू।
याद रखना। कौन? KC मालू। आप कभी भी राजस्थानी सुनोगे ना तो उसमें ये लिखना ऐसे आएगा, लिखा हुआ शुरू शुरू में, जैसे ये गाना है ना, गोरबंद सुन लेना ये, या ये सुन लेना, डाकिया रे मारो आगद लिख दे, आगद लिख दे, लिखूं परवानों मारे साजन ने। एक सोच के देखो, एक वो टाइम हो कि मतलब डाकिया के प्रति, अरे वाह, डाकिया ही हमारे लिए सब कुछ है। अगर किसी को संदेश भेजना है, और कई ज्यादातर लोग पढ़े लिखे भी नहीं होते थे, ज्यादातर लोग जो पढ़े लिखे नहीं होते थे, बस डाकिया को सोचो, अपने मन के विचार पहले वो डाकिया को बता रहा है, फिर डाकिया वो लिख कर किसी और को देगा। ये भी एक वास्तव में, ये भी कोई दिन रहे थे, है या नहीं है? और फिर उस व्यक्ति को सूचना 3 दिन में मिले, 4 दिन में, फिर उसका रिप्लाई आने में 2-3 दिन, और 4 दिन भी लग से तो 10-10 दिन का टाइम लग जाता था एक दूसरे से बात करने में। जैसे पहला किया, लोग प्रदेश जाता काम करने, प्रदेश उसका मतलब ये नहीं कि दुनिया विदेश में चला गया, नहीं, जैसे दूसरे शहरों में कोई सीजन कमाने चला गया, हाड़ी कमाने चले गया, भी टाइम है, श्री रेडो है, वैसे जाया करते थे। तो वो इसमें वो महिला के बेचारे वो ये बात बताती है कि जब साथ रहने का टाइम आया, अब अपने रह नहीं रहे, और इतने टाइम साथ नहीं थे तो ऐसे था कि हाँ कब मिले कब, अब रहने का साथ टाइम आया है, अब साथ नहीं रह रहे हैं। तो ये वीर वेदना है गीता की, मतलब आनंद आ जाए अगर थे को बंद, एक लोकगीत अपने कुर्जा, अगर जब बंद कमरा में सुन लो तो अल्डाओ लाडी जोर जोर की, रो ही कौन रोया बगैर थे वो, अगर गीत सुन लो करते दिल टूटो थारो। इतने प्यारे लोकगीत। धाम बता दे, काम बता दे, लिखूं परवानों थारे साजन ने, धाम सूरजमल गाँव नवलगढ़, सांवली सूरत मारे साजन की। ये थे लोकगीत तो। और वास्तव में ये सुन लियो, राज का सुन लियो, आज तो मतलब खत्म कर रखा है कहानी। अब इंडस्ट्रियल क्षेत्र क्या पिछड़े पिछड़ क्यों रहा है, फेल क्यों रहा है? इसीलिए तो हो रहा है, कंटेंट है नहीं। अब कंटेंट किसी, कोई भी टीचर, आज मैं ही क्यों ना हूँ, अगर अपडेट नहीं करूंगा चीजों, कंटेंट आपको अच्छा नहीं प्रोवाइड करूंगा तो क्या है? ज्यादा से ज्यादा एक कोर्स में चलूंगा, 2 साल चलूंगा, 3 साल चलूंगा, 4 साल, 5 साल, कभी तो अंत होगा। अब अंत दिखाएंगे नहीं अपने, अगर बढ़िया चीजें खुद मेहनत नहीं करेंगे बढ़िया, ठीक है, कंटेंट इकट्ठा नहीं करेंगे, क्योंकि ये किताबों तो बिखरा हुआ है, कोई किसमें क्या ही लिखा है, तो उसको सारों को समेटना तो आना चाहिए ना। और समेट कर जब मैं आपको उपलब्ध कराऊंगा, आपको ऐसे लगेगा क्या कि प्रतीक कहीं और से पढ़ने चाहिए? अब जितने मैंने आपको प्रतीक पढ़ा दिए ना, आपका मन संतुष्ट होगा अंदर से, तुम यही कहोगे कि 1-2 चीज मैं और छोड़ दूं। अभी ये बातें कहाँ किस किताब में देखोगे? और ये प्रश्न रीट में आया हुआ है कि राजस्थानी लोकगीतों की प्रस्तुतिकरण कौन करता है? ये चीज है मेरे भाई, मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन आपको सब कुछ से मिल रहा है। रमा दत्ता, रीमा दत्ता भी इसको कई जगह मैं लिख लो, ठीक है, रमा दत्ता ही मिले भी यहाँ, चलो रमा दत्ता लिख लो, ये भी एक दुविधा ही है, चलो हो जाएगा याद, कोई बड़ी बात नहीं। ये थे अपने जो है वो राजस्थान के प्रतीक। राजस्थान के जो प्रतीक है, ये टॉपिक भी जो हमारा है वो कवर हो गया है। आज की क्लास में हमने क्या क्या पढ़ा? आज की क्लास में हमने जो है वो एक तो खेजड़ी वाली वो घटना देखी, के बाद राज्य पुष्प पढ़ा रोइडा, राज्य पुष्प रोइडे के बाद राज्य खेल, खेल बास्केटबॉल, खिलाड़ी की संख्या 5 होती है। खेल क्षेत्र में अर्जुन पुरस्कार दिए थे, प्रताप पुरस्कार। राजस्थान में खेल क्षेत्र में मिलने वाला पुरस्कार प्रताप है। राज्य में बास्केटबॉल अकादमी जैसलमेर में, महिला बास्केटबॉल अकादमी जयपुर में है, दर्जा 1948 में जो है वो उसको दिया गया। और राज्य नृत्य घूमर है, दर्जा 86 में मिला, मूलतः मध्य एशिया। और सभी नृत्यों का सिरमौर और रजवाड़ी नृत्य। महिला जो है वो घाघरा पहनकर घूम घूम कर नृत्य करती है, घूमती है, तो इसका नाम क्या पड़ गया? घूमर। गणगौर अवसर पर होता है, बाकी कल्चर वाले जो आपका टीचर है वो थोड़ा अच्छे से बताएगा घूमर को। हाँ तो ये तो क्या नॉलेज है यार, जियोग्राफी के मास्टर है। चलो, शास्त्रीय नृत्य कथक है, भानुजी महाराज प्रवर्तक, मूलतः भानुजी महाराज माने जाते हैं, वर्तमान में बिरजू जी महाराज है। आदिम घराना जयपुर है, या मूल घराना पूछे तो भी क्या करोगे उत्तर? जयपुर। नवीन घराना कौन सा हो जाएगा? लखनऊ। राजस्थान का राज्य कवि में नाम आता है सूर्यमल मिश्रण जी का, और इसके हरना गांव के अंदर जन्म होता है। राज्य वाद्य यंत्र अलगोजा, राज्य गीत पधारो मारे देश। और ये हमने
राजस्थान की स्वर कोकिला अल्लाह जीलाबाई, राजस्थान की लता सीमा मिश्रा, राजस्थान की जल परी रमा दत्ता। ठीक है, अभी के लिए जो है वो मिलते हैं अपने, ठीक है, अगली क्लास में मिलेंगे अब। ओके, जय हिंद, जय भारत। वरना दोस्तों रीमा दत्ता कर लेना, रमा नहीं है। क्या करोगे? रीमा दत्ता, राजस्थान की जल परी रीमा दत्ता, इसको 1966 में अर्जुन अवार्ड भी मिला हुआ है। के बाद एक चीज और याद रखना, भारत की मोनालिसा, राजस्थान के कबीर, दो तीन नाम है ये, थोड़े लिख लेना इसके लास्ट में। मोनालिसा होगी, कबीर होगे, राजस्थान की राधा होगी। जैसे स्वर कोकिला के अंदर आप गबरी बाई का नाम भी पढ़ते हो, ये भी बात याद कर लेना, स्वर ही हैं दोनों ही। राजस्थान की राधा होगी, भारत की मोनालिसा बनी ठनी पेंटिंग को बोला गया तो किस शैली कौन सी शैली में फेमस हुई थी? कन्नगढ़ शैली में, मेर के अंदर है। राजस्थान के कबीर जो दादू दयाल जी को कहा जाता है। राजस्थान की राधा मीराबाई, मीराबाई के गुरु कौन थे? संत रैदास जी, क्योंकि गांव पालनी में जन्म हुआ। ओके, तो अब ये इतनी जानकारी लिख लेना। मिलते हैं अपने अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद। जय हिंद सभी प्रिय साथियों को नमस्कार। आप सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण सूचना, नानक क्लासेस आपके लिए लाया है राजस्थान का भूगोल। जी हाँ, राजस्थान का भूगोल कंप्लीट वीडियो कोर्स, इसका काम जो चल रहा है, इच्छुक साथी जो है इस कोर्स से जुड़ सकते हैं। बिल्कुल 41 जिले एवं 7 संभाग पर आधारित होंगे ये सारे, जो जितने भी क्लासें होंगी, जितने भी ये नोट्स होंगे इसके अंदर, वो सारे के सारे जो है 41 जिलों पर आधारित होंगे। तो अपनी नई तैयारी को जो है वो मजबूत बनाएं और राजस्थान का नया भूगोल अजय सर के साथ पढ़ें। जय हिंद, जय भारत।